ओके, नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। नेक्स्ट सर्किट है सीरीज एलसी सर्किट। तीसरा है सीरीज एलसी सर्किट। तो एक इंडक्टर लीजिए और एक कैपेसिटर लीजिए, दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए। अब पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस लगाइए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाइए। E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना? E is equal to क्या दिया है? E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी। यह इंडक्टर L है और यह कैपेसिटेंस C है। अब इस सर्किट में सभी क्वांटिटीज बना लीजिए, जैसे कि करंट I, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर VL, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर का इंस्टंटेनियस वैल्यू है ये VC। ओके, हाँ, पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते थे? रिएक्टेंस, सर्किट का रिएक्टेंस निकालना होता था। रिएक्टेंस का सिंबल X होता था। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। X क्या आता है? मॉड ऑफ XC माइनस XL, है ना? रखिए सबका वैल्यू। XC कितना होता है? 1/ओमेगा-C, और XL कितना होता है? ओमेगा-L। आ गया आंसर? ठीक है। दूसरा क्या निकालते थे हम लोग? Z को क्या बोलते थे? इम्पीडेंस। Z को कहते थे इम्पीडेंस। सिंबल क्या होता था? Z। इम्पीडेंस का सिंबल Z। फॉर्मूला बोलिए, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। R कितना है ही नहीं, तो 0, और X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। क्या आ गया? Z इज इक्वल टू आ गया मॉड X। कितना आ गया? 1/ओमेगा-C माइनस ओमेगा-L का मॉड। ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए कि Z वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाइए, तो आप मैथमेटिक्स जानते हैं, ग्राफ बनाइएगा। एक देखिए, एक कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी आएगा जब ओमेगा 1/ओमेगा-C और ओमेगा-L बराबर हो सकते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी तो होगा ही ना ऐसा, कोई ना कोई ओमेगा तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही ना। कोई ना कोई ऐसा ओमेगा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए 1/ओमेगा-C और ओमेगा-L बराबर हो जाएंगे। मान लीजिए उस ओमेगा को मैं ओमेगा R लिख रहा हूं, ठीक, स्मॉल r लिख रहा हूं, ओमेगा स्मॉल r लिख रहा हूं, तो यह बनेगा एसिम्प्टोट। ठीक, अब ओमेगा 0 रखेंगे आप, तो 1/ओमेगा-C की वजह से Z हो जाएगा इंफिनिटी। ओमेगा इंफिनिटी रखेंगे आप, ये ओमेगा-L के वजह से Z बनेगा इंफिनिटी। यानी दोनों तरफ इंफिनिटी को टेंड करेगा ग्राफ, और ये बनेगा एसिम्प्टोट। कुछ ग्राफ इस तरह से बन जाएगा ऐसे। ये ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना? तीसरा क्वेश्चन क्या निकालते थे आप? पीक वैल्यू ऑफ करंट I नॉट। ठीक है, फॉर्मूला बोलिए, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इंस्टंटेनियस वैल्यू को छोड़ के किसी भी वैल्यू के लिए ओम्स लॉ जैसा इक्वेशन, तो I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई Z, यानी E नॉट डिवाइडेड बाई
जेड निकाल चुके हैं ना, रखिए मॉड ऑफ 1 बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। ग्राफ ओमेगा वर्सेस आई नॉट का ग्राफ। 4 ऑप्शन दिया होगा, ये वाला ऑप्शन टिक करिएगा। किसी फ्रीक्वेंसी पर जिसको हम लोग ओमेगा आर लिख रहे हैं, बाद में बताऊंगा इसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये बाद में बताऊंगा आपको मैं। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि किसी फ्रीक्वेंसी पर एक्सी और एक्सएल बराबर हो जा रहे हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा इसका, ठीक है ना। अब क्या निकालते हैं आप, अब क्या बनाते हैं आप, अब बनाते हैं फेजर। पॉइंट नंबर 4 में बनाते हैं फेजर। सब रिपीट हो रहा है ना, इसीलिए बोला मैंने इतनी बार लोग सवाल कर लेंगे कि आपको लगेगा कि हर सवाल एक ही जैसा है। फेजर में क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर आई बनाते हैं करंट, है ना। सीरीज में है ना सारे कंपोनेंट्स, तो जो सीरीज में क्वांटिटी सेम आता है उसको मानते हैं रेफरेंस। तो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट, इसलिए करंट को रेफरेंस बनाया। बताइए वी आर नोट किधर बनाते हैं, करंट के डायरेक्शन में, तो है ही नहीं, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो वी आर नोट तो बनेगा ही नहीं। वीसी किधर बनाते हैं, नीचे, वीएल ऊपर वीसी नीचे, तो वीसी बना दीजिए नीचे और वीएल बना दीजिए ऊपर, ये बन गया फेजर, ठीक है ना। फेजर बन गया। अब क्या निकालते हैं आप, tan फाई। तो tan फाई का फॉर्मूला बोलिए, क्या आया था tan फाई का फॉर्मूला, वी सी नॉट माइनस वी एल नॉट बाई वी आर नॉट, या फिर एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर। तो फिर ये सेकेंड फॉर्मूले का हेल्प लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो फाई क्या आएगा बोलिए, आर कितना है ही नहीं, आर टेंड्स टू जीरो मान लीजिए, आर टेंड्स टू जीरो, तो ये क्वांटिटी टेंड्स टू इंफिनिटी हो गई, फाई आएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो फाई क्या आएगा, 90 डिग्री। अब देखिए फाई आएगा प्लस पाई बाई 2, कब लीड कर रहा है करंट ना, प्लस पाई बाई 2, करंट आगे है, कब, जब एक्स सी बड़ा है, कैपेसिटर लीड करवाता है ना। अगर एक्स सी बड़ा हुआ एक्सएल से, एक्स सी बड़ा हुआ एक्सएल से, तो प्लस इंफिनिटी आएगा, प्लस पाई बाई 2। देखिए ना ये फॉर्मूला, देखिए ना ये फॉर्मूला देखिए, अगर एक्स सी ग्रेटर है ये प्लस इंफिनिटी आएगा, तो प्लस पाई बाई 2 लेंगे। अगर एक्स एल बड़ा हुआ, तो अगर एक्सएल बड़ा हुआ तो माइनस इंफिनिटी आएगा, माइनस पाई बाई 2 ले लेंगे। तो डिपेंड कर रहा है कि एक्सएल एक्ससी में कौन ग्रेटर आ रहा है, एक्सएल क्या ओमेगा एल, एक्ससी क्या 1 बाई ओमेगा सी। सी दिया है कैपेसिटेंस का वैल्यू, एल दिया है इंडक्टेंस का वैल्यू, ओमेगा दिया होगा, सब फर्स्ट से निकाल लीजिएगा, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या निकाले थे, अब निकालेंगे करेंट, है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो गिवन क्या था, इफ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये गिवन है, तो आई निकालिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, यही ना सवाल था कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट बताइए। तो क्या लिखेंगे आप आई को, जनरल फॉर्मूला बताइए, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए कोई भी एक कंडीशन मान रहा हूं, चलिए मैं फर्स्ट कंडीशन मान ले रहा हूं, कोई तो होगा ही ना सवाल में गिवन। चलिए मान लेता हूं कि एक्सी ग्रेटर है, अगर एक्सी ग्रेटर है तो प्लस पाई बाई 2। क्या मान के सवाल कर रहा हूं मैं, इफ एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल, ये मान के लिख दिया आंसर में। अरे कुछ तो बड़ा होगा ही दोनों में से, तो मान लीजिए यही बड़ा है, तो यह मान के लिख दिया सवाल, करंट आ गया।
आई नॉट निकल चुका है ना, देखिए ना, ये आई नॉट आ गया है ना पॉइंट नंबर 3 में, ई नॉट बाई जेड, तो आई नॉट पता ही है, ओमेगा दिया ही था, फाई पता चल गया आपको पाई बाई 2, ठीक है। और सबसे टफ सवाल कौन सा बनता था इसमें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वीसी एंड वीएल, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या सिखाया मैंने आपको, कोई भी लिखना है तो पहले उसका जनरल फॉर्मूला लिखिए, वीसी इज इक्वल टू वीसी नॉट साइन। अब क्या करिए, अब जो करंट का फेज है वही लिख दीजिए, जो करंट का वो देख के लिखते हैं ना हम लोग ये सब, तो करंट का फेज डायरेक्टली यहां लिखिए, ओमेगा एल प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो करंट का फेज लिख दिए आप इतना। अब बताइए, देखिए फेजर देखिए, ये रहा करंट और ये रहा वीसी, वीसी पीछे है ना करंट से, कितना पीछे है ये, पाई बाई 2, फेजर में देखिए ना वीसी कितना पीछे है, पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 कर दीजिए, ठीक, ओके। इसी तरह से V, अच्छा मैं ये भी बता दूं आपको कि यहां पर वी सी नॉट क्या लिखेंगे आप, बार बार देखिए वही चीज रिपीट हो रहा है, वी सी नॉट पीक वैल्यू है ना, तो पीक वैल्यू के लिए ओम्स लॉ जैसा इक्वेशन, आई नॉट इंटू एक्स सी, ठीक हो गया। अब VL निकालने की कोशिश करते हैं, तो पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, VL इज इक्वल टू, VL इज इक्वल टू VL नॉट साइन, क्या करना होता है, करंट का पूरा फेज लिख दीजिए, जो करंट में आया था यह ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, पहले यह लिख दीजिए, करंट को देख के लिखते हैं तो करंट का पूरा फेज लिख दिया। अब बताइए VL करंट से कितना आगे है, पाई बाई 2 आगे है ना, तो इसमें प्लस कर दीजिए पाई बाई 2, ये आंसर आ गया। जहां पर VL नॉट कैसे निकालेंगे आप, VL नॉट कैसे निकालते हैं आप, पीक वैल्यू है इसलिए ओम्स लॉ जैसा इक्वेशन, आई नॉट इंटू एक्स एल। देखिए हर सवाल एक जैसा है कि नहीं है, लग रहा है ना कि एक ही सवाल सब कर रहे हैं बार बार। यही कारण है कि सबको यह टॉपिक आसान लगता है। क्या बचा, खाली कैलकुलेशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब तक आपको रटा गया होगा, ये सातों स्टेप्स 7 स्टेप्स हैं, याद हो गया होगा आपको। एक और बचा है, और प्रैक्टिस करा रहे हैं, चलिए खूब प्रैक्टिस करते हैं जितना पॉसिबल है। सीरीज एल सी आर सर्किट, ये बचा ना, तो इसको भी पढ़ लीजिए, सीरीज एल सी आर सर्किट। एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया गया और सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाया गया है। ये रहा इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R, E का वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। सारे कंडीशंस को एज्यूम करिए डायग्राम में। यानी करंट I मानिए सर्किट करंट, सर्किट करंट I मानिए, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का है इंस्टेंटेनियस वैल्यू VC, और रजिस्टर के क्रॉस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VR। शुरू हो जाइए,
पहले क्या निकालना होता है? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का सिंबल एक्स। अब तो पूरी तरह से याद हो गया होगा। एक्स क्या? एक्स सी माइनस एक्स एल का मॉड, यानी 1/, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल। एक्स आ गया। अब क्या निकालते हैं? जेड, इम्पीडेंस। इसका सिंबल क्या था? जेड। जेड का फॉर्मूला लिखिए, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। अब इतनी बार कर चुके हैं हम लोग, बार बार वही सवाल रिपीट हो रहा है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स निकल चुका है, लिख रहा हूं उसका वैल्यू डायरेक्ट में, 1/, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। हो गया। ग्राफ, ओमेगा वर्सेस जेड का ग्राफ। ओमेगा वर्सेस जेड, जेड मतलब इंपीडेंस। ओमेगा वर्सेस जेड का ग्राफ। देखिए आपको याद करा रहा हूं, इंडिया का मैप नीचे वाला बना दीजिए। इंडिया का मैप नीचे वाला कुछ इस तरह के, मैं आपको याद करा रहा हूं कैसे बनेगा, ये मैथ्स का सवाल है। तो इंडिया का ग्राफ नीचे वाला बना दीजिए, इंडिया का मैप। मिनिमा कहां आएगा? रेजोनेंस पर। ये बताऊंगा आपको ओमेगा आर, मैंने कहा ना रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, इसको अलग टॉपिक बनाऊंगा अभी मैं। रेजोनेंस अभी एक अलग टॉपिक लिखूंगा। अभी आप याद रखिए कि एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा आर जिस पर 1/ओमेगा सी, यानी एक्सी और एक्सएल इक्वल हो जाते हैं। एक्सी और एक्सएल इक्वल हो गए, एक्सी और एक्सएल इक्वल हो गए, तो जेड आ गया मिनिमम आर। जेड का वैल्यू कितना आता है? मिनिमम आर। यहां पर जेड का मिनिमम वैल्यू आर आ जाएगा। ठीक। अब क्या निकाले थे तीसरे सवाल में? पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट। क्या होता है आई नॉट का वैल्यू? पीक वैल्यू के लिए ओहम्स लॉ जैसा इक्वेशन, ई नॉट बाई जेड। जेड पता है ना, रख दीजिए, ई नॉट बाई जेड का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। क्या आ गया यह? आई नॉट। ठीक। ग्राफ, ओमेगा वर्सेस आई नॉट का, वही ग्राफ जो ऊपर बना है वही उल्टा हो जाएगा, वही ग्राफ उल्टा पड़ जाएगा। ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा इसका, इस तरह से कुछ ग्राफ बन जाएगा इसका उल्टा, है ना। जेड कहां पर मिनिमम है? ओमेगा आर पर। जेड कहां मिनिमम है? ओमेगा आर पे। तो जहां जेड मिनिमम है वहां पर, जहां पर जेड मिनिमम है वहां पर आई नॉट मैक्सिमम होगा। ये देखिए, ये फॉर्मूला देखिए, आई नॉट इक्वल टू क्या है? ई नॉट बाई जेड। जेड मिनिमम आर है, तो आई नॉट मैक्सिमम ई नॉट बाई आर। तो मैक्सिमम करंट कितना हो गया? ई नॉट बाई आर। बन गया ग्राफ। अब क्या? फेजर। क्या बनाएंगे अब? फेजर। पॉइंट नंबर 4 में बनाएंगे फेजर। ठीक है। क्या लेते हैं रेफरेंस इसमें? सीरीज सर्किट है, रेफरेंस वही लेते हैं जो सब में कॉमन हो क्वांटिटी। सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। तो करंट को रेफरेंस मान लिया, यह आई रेफरेंस हो गया। बहुत बार हम लोग बोल चुके हैं,
वी आर किधर बनता है? करंट की ओर, वी आर करंट की ओर। तो बनाइए वी आर नॉट, वीसी किधर? नीचे, वीएल ऊपर, तो वीसी बनाइए नीचे और वीएल बनाइए ऊपर, ऐसे बन गया फेजर। अब चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके भी बना दीजिए, इसी को और सिंप्लीफाई करके चाहे तो बना दीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करके बनाएंगे तो करंट यहां पर हो गया ये वी आर, किधर गया वी आर? करंट के डायरेक्शन में, है ना? तो बना लीजिए, ये रहा वी आर नॉट, और वी सी नॉट और वी एल नॉट का नेट वैल्यू ये आ गया क्या? वी सी नॉट माइनस वी एल नॉट। ठीक, याद करिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है? ये पीक वैल्यूज है, इनका रिजल्टेंट आता है अप्लाइड वोल्टेज। लेकिन क्योंकि ये पीक वैल्यू है, तो क्योंकि ये पीक वैल्यू है तो पीक वैल्यू का अप्लाइड वोल्टेज मतलब ई नॉट आता है। ये आता है ई नॉट, यहां लिखिए ई नॉट, और ई नॉट और आई के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? फाई। ठीक है ना? याद करिए, बताइए ई नॉट क्या लिखूं? क्या लिखूं ई नॉट का जनरल फॉर्मूला? रिजल्टेंट लो ना, इसमें क्या याद करना है यार? वी आर नॉट और ये जो नीचे वेक्टर है इसका रिजल्टेंट ले लो, यानी वी आर नॉट का स्क्वायर प्लस वी सी नॉट माइनस वी एल नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब क्या निकालते हैं आप? पांचवा पॉइंट में क्या निकालते हैं? tan फाई, फेज एंगल, यानी सर्किट करंट और सर्किट के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस। सब याद हो गया होगा ना? वी सी नॉट माइनस वी एल नॉट अपॉन वी आर नॉट, यानी एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई आर। सबका वैल्यू पता है ना? एक्स सी क्या? 1/ओमेगा सी, एक्स एल ओमेगा एल, रेजिस्टेंस आर तो आर है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या किए थे? करंट लिखे थे। कब? जब अप्लाइड वोल्टेज पता था। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये गिवन है तो देन करंट निकालना है। देन आई क्या लिखूं? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई पता है ना इस इक्वेशन से, 5 नंबर इक्वेशन से, और आई नॉट देखिए निकाल चुके हैं, तो फाई भी पता है और यह आई नॉट भी पता है 3 नंबर से। आई नॉट ये रहा। अब इतना बड़ा क्या लिखने की जरूरत है? लिखे है ना, कैलकुलेशन करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो आई नॉट भी पता है, और पॉइंट नंबर 5 से tan फाई पता है तो फाई पता है यह, यानी करंट आ गया। लास्ट पॉइंट क्या करते थे आप? सबका इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते थे। वी आर कितना होगा? वी एल कितना होगा? और वी सी कितना होगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच। कैसे सिखाया मैंने? जनरल फॉर्मूला लिखिए, वी आर इज इक्वल टू वी आर नॉट साइन, क्या करना होता है? करंट का फेज लिख दीजिए, करंट जो निकाल चुके हो उसी का पूरा फेज लिख दीजिए, ओमेगा टी प्लस फाई। और अब देखिए फेजर से देखिए, वी आर और करंट सेम फेज में है तो कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए।
कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए। हाँ, यहां मैं आपको बता दूं, वेयर वी आर नॉट, क्या लिखूं मैं, ये पीक वैल्यू है, ओम्स लॉ जैसा इक्वेशन, आई नॉट इंटू आर, होगा नहीं होगा? सब सवाल रिपीट हो रहा है ना, सब सेम क्वेश्चन लग रहा है ना, एक ही जैसा। अब बताइए VL क्या लिखेंगे, VL इज इक्वल टू VL नॉट साइन करंट का फेज लिखिए जो निकाले हैं, ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखिए, बोलिए VL और करंट में एंगल का क्या डिफरेंस है? एक्स एक्सिस पर करंट है, अब प्लस वाई एक्सिस पर VL है, यानी 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री ऊपर, ऊपर मतलब आगे, प्लस 90 कर दीजिए, यानी पाई बाई 2। यहां पर VL नॉट कैसे निकालेंगे आप, बहुत बार हो चुका, VL नॉट पीक वैल्यू ओम्स लॉ जैसा, आई नॉट इंटू XL, XL कितना, ओमेगा L, और आई नॉट निकाल चुके हैं पॉइंट नंबर 3 में। लास्ट, VC इज इक्वल टू VC नॉट साइन करंट का फेज लिखिए, ओमेगा टी प्लस फाई, और VC पीछे है इसीलिए माइनस पाई बाई 2। यहां पर VC नॉट कैसे निकालते हैं, ओम्स लॉ जैसा इक्वेशन यूज करके, आई नॉट इंटू XC। ठीक हो गया ना सारा कैलकुलेशन? वैसे ये जो लास्ट पॉइंट बार बार आपको करा रहा हूं मैं, ये आज तक कभी पूछा नहीं गया है, मैंने कहा ना थोड़ा ये टफ है, क्योंकि सोचिए आई नॉट निकालेंगे पॉइंट 3 से, वही कितना लेंथी एक्सप्रेशन है, कैलकुलेशन में 2 मिनट तो वही खा जाएगा, उसके बाद फाई निकालेंगे आप, 1 मिनट यहां जाएगा, 3 मिनट के सवाल में कैसे फिर हो पाएगा? तो इस तरह से ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। न्यूमेरिक रिस्पॉन्स आए अलग बात है, तो वो इतना एक्सप्रेशन थोड़ा आएगा न्यूमेरिक रिस्पॉन्स में। इसलिए 7 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन सब सर्किट का करा रहा हूं, आमतौर पे कभी वो पूछा नहीं गया है, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है, थोड़ा टफ मान लिया गया है उसको, है ना? तो देख लीजिए, हर सर्किट में, हर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट में जितना पॉसिबल है, हर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट में हर पॉसिबल क्वेश्चन आपको कराया मैंने, सारे न्यूमेरिकल्स कर डाले हम लोग, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़े, बस कैलकुलेशन आपके जिम्मे छोड़ दिया है मैंने, बाकी हर न्यूमेरिकल कर डाले। ठीक है ना? ओके, तो सारा सर्किट हो गया। अब पढ़ेंगे पावर। क्या पढ़ेंगे अब? पावर। तो पावर इन एसी सर्किट्स, पावर इन एसी सर्किट्स, एसी सर्किट्स में पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, पावर कैसे निकाला जाएगा, यह पढ़ेंगे अब। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज इंटू करंट, याद है ना? तो P इज इक्वल टू, यहां पर वोल्टेज को हम लोग लिख रहे हैं E और करंट लिख रहे हैं I। ठीक है ना? अब बताइए, जब ऐसे लिखा होता है तो ये कौन सा वैल्यू होता है? जब इस तरह से लिखते हैं तो आरएमएस वैल्यू होता है कि एवरेज वैल्यू होता है, क्या होता है? जब कुछ लिखते हैं तो यह मानते हैं क्या, अगर डेटा दिया है तब तो आरएमएस वैल्यू है, अगर 50 वोल्ट दिया है तो आरएमएस वैल्यू है, लेकिन खाली सिंबल दिया है इस तरह से, मतलब ये इंस्टेंटेनियस है। अगर डेटा दिया है कि करंट 2 एम्पियर है, मतलब वो आरएमएस वैल्यू दिया है, लेकिन अगर इस तरह से सर्किट में आई हम लोग लिख रहे हैं, तो कोई बहुत से क्वेश्चन किया ना, केवल आई लिख रहे हैं, मतलब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले रहे हैं, ये दोनों इंस्टेंटेनियस हैं, ये पावर का इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगा। ठीक है ना? तो पावर का इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या आ रहा है? ई का वैल्यू मानते क्या है हम लोग, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट किसी भी सर्किट में क्या निकाल रहे थे हम लोग, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही निकाल रहे थे ना।
थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। हाफ से मल्टीप्लाई किया, ई नॉट आई नॉट अलग किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। साइन वाले टर्म सब लिख दे रहा हूं मैं, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब क्या करिए आप कि साइन 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाइए। जब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे क्या बन जाएगा यह, हाफ ई नॉट आई नॉट तो था ही, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाइए, अपने आप करिए। देखिए शायद आएगा cos फाइव माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। होगा नहीं होगा, यह करके देखो अपने आप, ठीक है ना। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर है, हम लोग को इंस्टेंटेनियस पावर से कुछ खास लेन देन नहीं होता है, हम लोग लेते हैं एवरेज पावर, एवरेज पावर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो वेरिएबल क्या है इसमें, टाइम का फंक्शन क्या है इसमें, टाइम का फंक्शन है ब्रैकेट का सेकेंड टर्म, तो ब्रैकेट के सेकेंड टर्म का एवरेज लेंगे, है ना। ये जो ब्रैकेट का सेकेंड टर्म है cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, इसी का हम लोग एवरेज वैल्यू लेंगे, इसका एवरेज लिख दिया, जो वेरिएबल है वही ना एवरेज में आएगा। बताइए, इसी चैप्टर में बहुत बार बताया मैंने आपको, वैसे आपको पता भी होगा, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। साइन का चाहे कॉस का, साइन का चाहे कॉस का एवरेज कितना आता है, 0। याद है ना, जितना ऊपर एरिया बनता है उतना नीचे एरिया बनता है, तो साइन या कॉस का एवरेज क्या आता है, 0। आ गया पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला आ गया, एवरेज पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। क्या आ गया एवरेज पावर का फॉर्मूला, P average is equal to P average is equal to half E naught into I naught, ठीक है ना, ये आ गया ना, और इंटू cos फाइव, यही आपको निकालना होता है। जब कभी कहा जाए पावर निकालिए तो यही फॉर्मूला लगाइएगा। ई नॉट तो दिया ही होगा, आई नॉट निकालने आता है ना, ई नॉट बाई जेड, तो बस हो गया सवाल, ठीक है ना। अब चलिए लिख के दिखाई दे रहा हूं मैं आपको, क्या आ गया यह, ई नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव, यानी एवरेज पावर, हाँ बोलिए, ई नॉट बाई रूट टू क्या हो गया, ई आर एम एस, आई नॉट बाई रूट टू आई आर एम एस, आई इंटू कॉस फाइव, ठीक है ना। आप चाहे तो आई आर एम एस को भी ई आर एम एस बाई जेड लिख सकते हैं। अरे आई इक्वल टू क्या होता है, आर एम एस वैल्यू, पीक वैल्यू, चाहे इंस्टेंटेनियस सॉरी आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, चाहे एवरेज वैल्यू के लिए ओम्स का जैसा इक्वेशन। तो आप चाहे तो आई आरएमएस को भी और कन्वर्ट कर सकते हैं, आई आरएमएस क्या लिख सकते हैं, ई आरएमएस बाई जेड, तो कई तरह से लिखा जा सकता है, सब लिखने तो आप सीख ही गए आप। तो बेसिकली ये दो फॉर्मूला हो गया, बाकी तो आप समझ सकते हैं कई तरह से इसको इंटरचेंज करके लिखा जा सकता है। बेसिकली ये दो फॉर्मूला टिक कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला से पावर आएगा, दोनों एक ही फॉर्मूला है, कोई भी एक याद करिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एसी सर्किट में पावर कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जितना भी इसमें है सब आपको कैलकुलेट करने आता है ऑलरेडी, जितना भी इसमें टर्म्स है सब कैलकुलेट करने आता है आपको। आई नॉट, ई नॉट बाई जेड, जेड निकालने आता ही है,
है ना। तो सब कुछ कैलकुलेट करने इसमें ऑलरेडी आता है, अब खाली डेटा सब्स्टिट्यूट करने की बात है, वो अपने आप करेंगे आप। बहुत सवाल मैंने करा दिया है, जनरल वैल्यूज लिखकर खूब सवाल कराया, एक एक सर्किट के लिए 8-8 सवाल कराया, जितने पॉसिबल क्वेश्चन है सब कराया। डेटा सब्स्टिट्यूट करना आपका काम है, वो नहीं करूंगा मैं। अच्छा देखिए, पावर निकालते समय कॉस फाई मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक ऐसा फैक्टर है कॉस फाई एक ऐसा फैक्टर है जो पावर निकालते समय फॉर्मूला में आ रहा है, इस फॉर्मूला में मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसका एक नया नाम दिया गया है, पावर फैक्टर। इसे पावर फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पावर फैक्टर। क्या कहते हैं इसे? पावर फैक्टर, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या कहें? पावर फैक्टर। किस टर्म को पावर फैक्टर कहे हैं आप? कॉस फाई को। याद रखिएगा, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें खाली पावर फैक्टर ही कैलकुलेट करवाया जाता है, तो बस डेटा सब्स्टिट्यूट अपने आप करिएगा, मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं। पावर फैक्टर किसको बोले? कॉस फाई, है ना। याद करिए जरा, तो यहां रफ में डायग्राम बना रहा हूं, याद करिए। इधर क्या बनता था? आई। तो वी आर भी ऐसे बनाते थे, इधर वी आर नॉट इधर बनाते थे नीचे। या एक काम करते हैं ना, वो जो ट्रायंगल बना के दिखाया था उसको बना के दिखाते रहा हूं, जल्दी हो जाएगा उससे। तो जब ट्रायंगल बनाते थे, याद करिए, टेन फाई नहीं सिखाया था। चलिए मैं दिखा देता हूं आपको, आपको शो कर देता हूं कहां पर बता रहा हूं मैं आपको। देखिए ये देखिए, ये फेजर में जो पॉइंट नंबर 6 पड़े थे, याद है ना। ये ट्रायंगल वही वही फेजर और ट्रायंगल ही। ये वी आर बनाइए, फिर वहीं से वी सी माइनस वी नॉट बनाइए, वी सी माइनस वी एल नॉट बनाइए, ई नॉट बनाइए। ये ट्रायंगल याद है ना, वही वाला ट्रायंगल। नहीं बोला था कि इसे लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं? इसी ट्रायंगल का हेल्प लेके कॉस फाई निकाल दूंगा मैं। कॉस फाई क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो वी आर नॉट बाई ई नॉट या आर बाई जेड, है कि नहीं। बेस बाई हाइपोटेन्यूज, वी आर नॉट बाई ई नॉट, अच्छा आर बाई जेड, होगा ना। तो वही लिखूंगा वहां पर, मैं जा रहा हूं उस पेज पे मैं अब। क्या लिखूं कॉस फाई को? वी आर नॉट बाई ई नॉट या आर बाई जेड, है ना, या फिर आर बाई जेड। ये कॉस फाई पावर फैक्टर। जेड निकालने आता है ना, जेड निकालने आता है ना आपको, तो जेड निकल जाएगा यहां से, ठीक है। तो जेड का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। तो कॉस फाई क्या हो गया? वी आर नॉट बाई ई नॉट या फिर आर बाई जेड। इसको क्या बोलते हैं? कॉस फाई को पावर फैक्टर। आर तो दिया ही होगा, जेड निकालने आपको आता ही है, यानी आपको कॉस फाई निकालने आता है। डेटा अपने आप सब्स्टिट्यूट करना आपका काम है, ठीक है ना। बहुत सवाल मैंने कराया, खूब न्यूमेरिकल्स कराया मैंने इस चैप्टर में। अब पढ़ते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस
रेजोनेंस, इसका मतलब होता है, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज द स्टेट, it is the state of circuit when current becomes maximum and power developed also becomes maximum। तो उस स्टेट को रेजोनेंस कहते हैं जिस स्टेट पर सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाए और पावर भी मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम पावर डेवलप करे सर्किट, मैक्सिमम करंट फ्लो हो। ठीक है ना। तो करंट का फॉर्मूला क्या आया था, करंट का फॉर्मूला क्या आया था, करंट इज इक्वल टू, पीक वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, पीक वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। तो पीक वैल्यू का फॉर्मूला आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड आया था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई नॉट मैक्सिमम, देखिए एज आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड। हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो व्हेन आई नॉट इज मैक्सिमम, है ना, व्हेन आई नॉट इज मैक्सिमम, देन z इज इक्वल टू मिनिमम, है कि नहीं। तो सबसे पहली बात क्या आ गई, z मिनिमम होगा, z मिनिमम होगा। बताइए z का फॉर्मूला बोलिए, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये मिनिमम बनाना है। बोलिए मिनिमम कब आएगा, जब ये पार्ट जीरो हो जाए, यही ना जीरो हो सकता है, स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स का समेशन, मिनिमम कब होगा, और हो सके तो कोई एक जीरो हो जाए, तो ये चीज सब्सट्रैक्शन में ये जीरो हो सकता है। तो रेजोनेंस का मतलब यह हो गया जेड मिनिमम, आई मैक्स, आई नॉट मैक्सिमम। तो जेड मिनिमम कब आएगा, एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल, दिस इंप्लॉइज एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल ना। ठीक है, एक्स सी मतलब कितना, 1/ओमेगा आर लिखूंगा मैं, जिस फ्रीक्वेंसी पर यह होगा उसे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसलिए ओमेगा आर। ठीक है ना। तो क्या समझ में आ गया, बोलिए, यहां से पहली बात क्या समझ में आ गई, बोलिए बोलिए, ओमेगा आर कितना आ रहा है, ओमेगा आर निकालिए, 1/√ऑफ एल सी, है ना। क्या बोलते हैं इसे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसे। क्या सीख गए आप, रेजोनेंस पर क्या होता है, एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल। बताइए रेजोनेंस पर क्या आया, रेजोनेंस पर जेड कितना आ गया, जेड के फॉर्मूला में एक्सी और एक्सएल बराबर करिए, ये जीरो करिए, तो जेड कितना आ गया, आर मिनिमम। आई नॉट बताइए, आई नॉट कितना आ गया, आई नॉट क्या है, ये देखिए पहला पॉइंट लिखा, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, तो ई नॉट बाई जेड के जगह क्या लेंगे, आर, तो क्या आ गया, मैक्सिमम। ठीक है ना। लास्ट में
कॉस फाई बताइए, पावर फैक्टर। कॉस फाई क्या होता है, याद है? कॉस फाई का फॉर्मूला याद है, भूल गए? देखिए तो फॉर्मूला, कॉस फाई का फॉर्मूला देखिए तो क्या आया था। कॉस फाई क्या आया, आर बाई जेड आया ना। कॉस फाई कितना होता है, आर बाई जेड। तो आर और जेड का वैल्यू क्या है रेजोनेंस पर, मिनिमम आर ही है, 1, मैक्सिमम, है ना। पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा 1, और इसीलिए पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एवरेज पावर। क्या लिख दूं मैं अब, कॉस फाई हटा दीजिए तो क्या बचेगा, हाफ ई नॉट इंटू आई नॉट, ये बन जाएगा पावर फैक्टर का सॉरी पावर का फॉर्मूला, हाफ ई नॉट आई नॉट, ठीक है ना। तो रेजोनेंस मतलब क्या हुआ, सर्किट का वह स्टेट जब मैक्सिमम करंट फ्लो हो सर्किट से और मैक्सिमम पावर डेवलप करे सर्किट। कंडीशन क्या आ गई, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 1/√LC से, एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 1/√LC से निकल जाएगा। या कभी भी एक्सएल और एक्सी बराबर आ जाए, एक्सएल 1/ओमेगा एक्सी, पहले एक्सी लिखा है, एक्सी 1/ओमेगा-C और एक्सएल ओमेगा एल। कैलकुलेट करिए आप, जब कभी भी कैलकुलेट करेंगे और दोनों इक्वल आ गया तो समझ लीजिए सर्किट रेजोनेंस पर है। तो उसमें आंसर क्या लिख देंगे, डायरेक्टली जेड को डायरेक्टली आर लिख देंगे, करंट को मैक्सिमम ई नॉट बाई आर लिखेंगे, कॉस फाई पावर फैक्टर 1 हो जाएगा और इससे पावर का फॉर्मूला और छोटा बन जाएगा, हाफ ई नॉट आई नॉट, अच्छा है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, यही ना फॉर्मूला आया था। देखिए देखिए पावर का फॉर्मूला देखिए, पावर का फॉर्मूला क्या आया था, हाफ ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, अच्छा ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, तो कॉस फाई हो चुका है 1, क्या बचा ई आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है ना। तो इस तरह से रेजोनेंस की यह कंडीशन है, ठीक। लास्ट पॉइंट, एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग को इसमें पढ़ना है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है 2 लाइन का, चोक कॉइल। ट्यूबलाइट में देखे होंगे आप, जब कभी ट्यूबलाइट हम लोग घरों में यूज करते हैं उसमें चोक कॉइल लगा होता है, चोक कॉइल लगा होता है। मान लीजिए कि आप जो ट्यूबलाइट घरों में यूज करना चाहते हैं, लेट अस कंसीडर कि ट्यूबलाइट ये है, ये लेट अस कंसीडर की ट्यूबलाइट है। अब मान लीजिए ट्यूबलाइट को करंट 2 एम्पियर चाहिए, मान लीजिए ट्यूबलाइट को करंट 2 एम्पियर चाहिए, या पोटेंशियल ड्रॉप मान लीजिए 6 वोल्ट चाहिए, लेकिन अवेलेबल पोटेंशियल ड्रॉप, अवेलेबल ईएमएफ या अवेलेबल गवर्नमेंट सप्लाई कितना आता है, 220 वोल्ट, याद है ना, 220 वोल्ट आता है। लेकिन आप याद करिए ये जो ट्यूबलाइट है, ये जो ट्यूबलाइट है इसको आप बैटरी से भी चला लेते हैं, इमरजेंसी लाइट में देखिए ना, इमरजेंसी लाइट में ट्यूबलाइट बैटरी से भी चल जाता है, यानी ट्यूबलाइट को 220 वोल्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब हम लोग करना क्या है कि वोल्टेज कम करना है, ये जो 220 वोल्ट गवर्नमेंट सप्लाई आती है उसको डिक्रीज करना है, यानी करंट को डिक्रीज करना है। तो करंट डिक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस लगा दीजिए, रेजिस्टेंस लगा दिए यहां सीरीज में। लेकिन एक समस्या है, जैसे आप रेजिस्टेंस यहां पे अप्लाई कर देंगे तो रेजिस्टेंस खूब हीट जनरेट करेगा, याद है ना, हीट प्रोड्यूस्ड थ्रू रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर फॉर्मूले से खूब हीट जनरेट करेगा, तो आप वो हीट वेस्ट जाएगा। घर में आप ट्यूबलाइट लगाएंगे, बगल में वहां हीट जनरेट हो रहा है, हीटर बगल में लगा है ट्यूबलाइट के, कितना खराब हो जाएगा सिस्टम। लाइट तो आ रही है ट्यूबलाइट से, रोशनी आ रही है, लेकिन आप रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, वहां से हीट भी आ रहा है, कैसे घर में बैठेंगे आप। तो रेजिस्टेंस लगाना उतना सुटेबल नहीं माना जाता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप
कराने के लिए एक दूसरा कोई कंपोनेंट लेंगे हम लोग, एक दूसरा कोई कंपोनेंट लेंगे जिसको कहते हैं चोक कॉइल। एक ऐसा कंपोनेंट लेंगे जो हीट प्रोड्यूस ना कर पाए सिग्निफिकेंट, है ना। एक हम लोग इंडक्टर लगा देते हैं, यहां पर इंडक्टर लगा देते हैं, है ना। अब इस इंडक्टर के वायर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा, यही चोक कॉइल कहलाता है ना। ये जो लिख रहा हूं मैं एल, इंडक्टेंस एल और इसका स्मॉल रेजिस्टेंस आर, है ना। आर टेंड्स टू 0, बहुत छोटा रेजिस्टेंस लेंगे। ऐसे वायर से इंडक्टर बनाएंगे जो वायर बहुत ज्यादा कंडक्टिंग हो, तो इंडक्टर तो बन गया लेकिन उसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा। इसी कंपोनेंट को चोक कॉइल कहते हैं, इसी को चोक कॉइल कहते हैं, ठीक है ना। तो चोक कॉइल क्या है, क्या लिखूं, डेफिनेशन क्या लिखूं इसका, बोलिए। इट इज द डिवाइस, it is the device used in AC circuits it is the device used in AC circuits which reduces current without significant power loss, विदाउट सिग्निफिकेंट पावर लॉस। बिना सिग्निफिकेंट पावर लॉस के जो डिवाइस करंट को रिड्यूस कर दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, चोक कॉइल, है ना। अब देखिए ये पावर लॉस क्यों नहीं कराएगा, इसको समझिए कि इससे पावर लॉस क्यों नहीं होगा। तो जरा कॉस फाई का फॉर्मूला बताइए। पावर फैक्टर कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, आर बाई जेड होता है ना। तो चोक कॉइल के लिए लिखिए, चोक कॉइल के लिए लिखिए आप ये फॉर्मूला। इस बीच मान लेता हूं मैं ये जो ट्यूबलाइट है इसका खुद का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है ना। इसका खुद का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। या छोड़िए ना, खाली चोक कॉइल की बात करते हैं। तो फॉर चोक कॉइल, क्योंकि हम लोग को समझना चोक कॉइल है ना, तो खाली उसी की चर्चा करते हैं। तो चोक कॉइल के लिए क्या लिखा जाए, कॉस फाई, बताइए क्या लिखा जाए, आर बाई जेड। तो आर स्मॉल आर रेजिस्टेंस माना हूं और खाली चोक कॉइल का जेड, जेड क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कैपेसिटर तो यहां नहीं, खाली इंडक्टर है, तो इंडक्टर के लिए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब बताइए व्हेन आर टेंड्स टू 0, जब आर 0 होगा, जब रेजिस्टेंस देखिए ना, चोक कॉइल का रेजिस्टेंस क्या मान रहे हैं, नेग्लेजिबल। तो व्हेन आर टेंड्स टू 0 देन, जब आर 0 हो गया तो कॉस फाई कितना आ गया, न्यूमरेटर हो गया 0, कॉस फाई आ गया 0, ठीक है ना। तो कॉस फाई 0 आ गया, देयरफॉर पावर डेवलप्ड 0 आ गया। तो इस तरह से चोक कॉइल नेग्लेजिबल पावर डेवलप करता है। क्या लिखा है, विदाउट सिग्निफिकेंट पावर लॉस। तो चोक कॉइल नेग्लेजिबल पावर डेवलप करता है लेकिन करंट को कम करा देगा, है ना, करंट डिक्रीज हो जाएगा इससे। तो सर्किट में यह करंट डिक्रीज करा देता है लेकिन इससे सिग्निफिकेंट पावर लॉस नहीं होता है। तो ऐसे कॉइल को चोक कॉइल कहते हैं जो सर्किट में करंट को डिक्रीज कर दे विदाउट सिग्निफिकेंट पावर लॉस।
उसको चोक कॉइल कहते हैं। और कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिससे पावर लॉस नहीं होता है उसे वॉटलेस कंपोनेंट कहते हैं। तो इट इज अ वॉट मतलब पावर का यूनिट, लेस मतलब नहीं है, तो वॉटलेस कंपोनेंट, इट इज अ वॉटलेस कंपोनेंट। कोई भी ऐसा कंपोनेंट वॉटलेस कंपोनेंट कहलाता है जो सिग्निफिकेंट पावर लॉस ना करा पाए। तो वॉटलेस कंपोनेंट क्या हो सकता है? ये वॉटलेस कंपोनेंट क्या हो सकता है? कहां से पावर नहीं आएगा? ये पावर जीरो क्यों हो गया? बिकॉज आर जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो है, कॉस फाई रेजिस्टेंस अपॉन जेड, है ना, रेजिस्टेंस बाई जेड। तो जब जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर जीरो आ जाएगा। तो वॉटलेस कंपोनेंट में क्या चाहिए? एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए जिसका रेजिस्टेंस ना हो। तो वॉटलेस कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर। प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर ये वॉटलेस कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए कहा जाता है हेंस suitable value of capacitor can also be used as choke coil। कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज चोक कॉइल। आप जरूरी नहीं है कि इंडक्टर से ही चोक कॉइल बनाए, आप जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कैपेसिटर चुन सकते हैं चोक कॉइल बनाने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो ये एक डिवाइस है जिसको लोग चोक कॉइल कहते हैं। क्या क्या सीख गए इस डिवाइस में? ये एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्निफिकेंट पावर लॉस नहीं कराएगा लेकिन करंट को रिड्यूस कर देगा। क्यों सिग्निफिकेंट पावर लॉस नहीं कराएगा? बिकॉज इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, यह नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस होगा। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस बाई जेड, रेजिस्टेंस ही न्यूमरेटर जीरो बन जा रहा है, तो कॉस फाई पावर फैक्टर जीरो बन जा रहा है, एवरेज पावर डेवलप कर ही नहीं पा रही है। इसलिए ऐसे कंपोनेंट्स को वॉटलेस कंपोनेंट कहते हैं। वॉटलेस कंपोनेंट क्या बनेगा? प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता हो। और इसीलिए चोक कॉइल बनाने के लिए आप सुटेबल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बढ़िया से पढ़िएगा, खूब सवाल कराया है इस चैप्टर, मैंने बहुत सवाल कराया है इस चैप्टर में, ठीक है ना। कैलकुलेशन पर छोड़ दिया है आपके लिए, वो करिएगा अपने आप से, खूब न्यूमेरिकल्स कराया है इसमें मैंने, ओके। बस डेटा सब्स्टिट्यूट करना आपके लिए छोड़ दिया है, तो डेटा जो भी हो सब्स्टिट्यूट करिएगा आप। सोचिए ना, जितने तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सर्किट का, हर कॉम्बिनेशन लिया, सबसे पहले इंडिविजुअल पढ़ा, सी सर्किट अकेला, एल सर्किट अकेला, आर सर्किट इंडिविजुअल पढ़ा। फिर जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, आर एल, आर सी, एल सी, एल सी आर, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हर तरह का सवाल कराया, जितने पॉसिबल क्वेश्चन है। तो हम लोग इस चैप्टर में खूब सवाल किए हैं। बस न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं खुद, ठीक है ना।